बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो मैं आप लोगों के लिए विवेक सर का मॉडल पेपर 10 लेके आई हूँ, जो कि आपका हिंदी का मॉडल पेपर है। ठीक है, आप लोग ये करते होंगे, सारे मॉडल पेपर आपने देखे होंगे, बिल्कुल पेपर जैसा लगता है। 37 क्वेश्चन होंगे, फुल के फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 37 में से, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा पूछा है? तद्भव पूछा है। मृतिका, बानर, ओष्ठ और उल्लू। बता, आप लोग बताइए, पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव क्या होते हैं? हिंदी भाषा के शब्द कह सकते हैं। तत्सम क्या होते हैं? आपके संस्कृत भाषा के शब्द। ठीक है, तो देखिए मृतिका ये भी तत्सम भाषा का है, बानर भी तत्सम भाषा का है, ओष्ठ भी तत्सम भाषा का है। कौन सा? उल्लू। उल्लू क्या है? तद्भव है। उल्लू क्या है? तद्भव है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 39 का। तो उद्भव क्या है? ठीक है, उद्भव कौन सा है? उल्लू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम मैंने अभी बताया, संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। तो देखिए शुष्क, सीख, सांवला, सींग, ये नॉर्मल शब्द लग रहे हैं आपको। कौन सा संस्कृत का शब्द लग रहा है इसमें? कौन सा? शुष्क। ठीक है, शुष्क कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? कौन से? चांदनी शब्द के पर्यायवाची। ठीक है, अब चांदनी के पर्यायवाची क्या होता है? देखिए ज्योतिषना तो होता ही होता है, तो इसमें ललना, ललना नहीं होता। कौमुदी, मंदाकिनी ये भी नहीं है। चंद्रिका, चंद्रहास भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कौमुदी और ज्योतिषना ये किसके हैं? चांदनी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? चांदनी के पर्यायवाची कौन से? कौमुदी और ज्योतिषना। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कौन सा ठीक है इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा होगा। और आप लोग भी कमेंट करा करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कमेंट नहीं करने हैं। ठीक है, कौन सा आपका सही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? बताइए बताइए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? यानी कि मेलित है। शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय, जो पहले ना हुआ हो, होनहार है, और आदि से अंत तक का अधोपदान। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका? बताइए। सुसंगत है, जो मिला हुआ है, जो मिला हुआ है। तो देखिए ये सब कौन से हैं? देखिए ये भी शत्रु को जीतने वाला, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा? आदि से अंत तक को बोलते हैं अधोपदान। ठीक है, तो यही आपका मिला हुआ है, ऑप्शन डी। जो पहले ना हुआ उसे होनहार थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 42 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरति सम भिन्नार्थक। सुरति सम भिन्नार्थक निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। कौन सा? निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? ठीक है, तो बताइए क्या है इसका? ठीक है, तो देखिए निर्वाद का होता है निंदा करना। निर्वाद का क्या होता है? निंदा करना। और निर्विवाद का विवाद रहित। क्या मतलब है? देखिए निंदा और विवाद रहित। निर्वाद निंदा और निर्विवाद विवाद रहित। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। 43 का ऑप्शन डी ठीक होगा। चलिए 44 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तुम मेरे तरफ चले क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, देखिए कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये तो आपको पता है शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध है ये आपका। फिर क्या है? ये भी शुद्ध है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? ये गलत। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी अशुद्ध वाक्य कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से। ठीक है, बताइए कौन सा गलत है? बताइए। तनुज, तनुजा। ठीक है, बनिया, बनियान, सांप, सांपिन, चूहा, चूहिया। तो देखिए तनुज का तनुजा होता है, ठीक है, ये भी सही है। सांप, सांपिन होता है
जो बनिया है वो बनियान नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। 45 का क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए, आंसर दीजिए। बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा, बधुएं, बधुए, बधुओं, ये पता नहीं क्या, मतलब सब एक ही शब्द के लिख दिए हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए, आंसर दीजिए आप लोग, तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये बधू गलत लिखा हुआ है, बधू ऐसे लिखा जाता है, बधू, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए आप लोग भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, बधुएं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बधुएं, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप लोगों को पता है ना, छोटी छोटी हम गलती कर देते हैं। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, बताइए। तो माँ ने क्या किया, बच्चे को मिठाइयाँ दी, कौन सा कारक है, अपादान तो है नहीं, संबंध है नहीं, करण है नहीं, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। 47 का डी ठीक हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, ठीक है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भौतिकी, तो कौन सा होगा, ये वाला की होगा, ई होगा, इक होगा, या फिर का होगा, तो कौन सा होगा, ई, भौतिकी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भौतिक प्लस ई, भौतिकी, ठीक है, समझ में आया, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्विमान, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अब उपसर्ग क्या होता है, बार बार बताती हूँ, जो पहले लगा होता है शब्द में वो उपसर्ग होता है। निर होगा क्या, निर्वी होगा क्या, निरा होगा या निर होगा। अब देखिए बहुत से बच्चे इसमें, आधे बच्चे तो निर्वी लगा के आएंगे, आधे निर लगा के आएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा ये वाला डी, निर, वो भी हलंत वाला निर, ठीक है। तो इसका आंसर 49 का क्या हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, वेद पुराण, वेद पुराण, ठीक है, वेद और पुराण, ठीक है, देह लता, लता रूपी देह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, और नवनिधि, 9 प्रकार की निधि है, तो बताइए किस में नहीं हुआ है सही, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, लता रूपी देह नहीं होगी, ठीक है, ये गलत है, देह रूपी लता होगी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी ये सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, बताइए क्या है, कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन, कुछ, यह, क्या, बताइए। तो निश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा, आप लोग खुद दिख रहा होगा, कौन कैसा है, प्रश्नवाचक है, कुछ कैसा है, बताइए, निश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक है, कौन कैसा है, निश्चयवाचक है या अनिश्चितवाचक है, बताइए, आंसर दीजिए। तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, यह क्या है, यह निश्चित हो गया ना, यह, तो यह ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, निश्चितवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवीश्वर में कौन सा संधि विच्छेद है, ठीक है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, या फिर कवि प्लस अश्वर, या कवि प्लस स्वर, तो कौन सा होगा, देखिए ये वाला होगा, कवि, ये कवि और ईश्वर कैसे लिखते हैं, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप बताइए, अर्धविराम है नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है आपको भाई, क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा हो जाएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, हिंदी के क्वेश्चन मोस्टली सही हो जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़े हैं और किए हैं, ठीक है। चलिए, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, अब देखिए ईमानदार, हम क्या कह रहे हैं किसी के बारे में, बताइए, संख्यावाचक विशेषण है क्या, सार्वनामिक है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम किसी का गुण बता रहे हैं, हम किसी का गुण बता रहे हैं, तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, बताइए, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, ठीक है, रमेश ने खिलौने खरीदे,
ठीक है, वह छत पर है, हाथी सो रहा है, बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? रमेश ने खिलौने खरीदे। देखिए कैसे होगा, देखिए राम मंदिर अयोध्या में बना है, इसमें कोई कर्म है क्या? ठीक है, इस तरह से नहीं। रमेश ने क्या खरीदा, क्वेश्चन में क्या लगा के देखते हैं, तो रमेश ने क्या खरीदा? खिलौने खरीदे। रमेश ने क्या खरीदा? खिलौने खरीदे। ठीक है, खिलौने खरीदे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया 55 का। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन। गाय मीठा दूध देती है, क्या है? गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है, इसका बताइए किस वाक्य का काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, या फिर सामान्य भूतकाल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। गाय मीठा दूध देती है ना, तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उमा से पढ़ा नहीं जाता, कौन सा वाक्य? तो देखिए अब उससे पढ़ा नहीं जाता तो कौन सा? जाहिर सी बात है, इस टाइप के जो शब्द वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए कर्मवाच्य है नहीं, कृतवाच्य है नहीं, ये कौन सा है? भाववाच्य है। ठीक है, कृतवाच्य क्या होता है? जो कर्ता के ऊपर, कर्मवाच्य जो कर्म के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया 57 का। ठीक है, चलिए कान पर जू ना रेंगना, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? कान पर जू ना रेंगना, बताइए कौन सा है? बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर ना होना, बदनाम करना। तो कौन सा होगा भाई? कुछ असर नहीं होता। हम कहते हैं अरे यार वो बैठा उसके कान पे मतलब जू ही नहीं रेंग रही, उसने कुछ सुना ही नहीं, यानी उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो सबको पता होना चाहिए, दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण। बहुत से पराकर्षण लगा जाते हैं, बहुत से दुराकर्षण लगा देते हैं, पर क्या आंसर होगा इसका? विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। ठीक है, चलो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए सब और विपत्ति का होना, इसके लिए सही अर्थ किन लोकोक्ति में कौन सी है? तो बताइए। आगे कुआं पीछे खाई, ऊंट के मुंह में जीरा, और आपका एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। ठीक है, बताइए तो क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। ठीक है, तो बताइए। तो शांत रस का भाव होता है निर्वेद, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 61 का क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। अब भाई ये तो मैं आपको क्लास में भी करा चुकी हूँ। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा होता है? रोला होता है, चौपाई होता है, सोठा होता है या बरवे होता है? तो कौन सा होता है? बरवे होता है। ठीक है, सॉरी बरवे बोल रही है, सोठा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सोठा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? ये बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कौन सा होगा इसमें? बताइए कौन सा होगा? रहीमन, इसमें जो पानी शब्द बार बार आ रहा है, इसका क्या है? बिन पानी सब सून, है ना? इसका क्या है? अलग अलग मतलब होता है। तो ये कौन सा अलग अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, श्लेष अलंकार इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन है। ठीक है, 64 क्वेश्चन क्या है? 64 क्वेश्चन देखिए। 64 क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा शब्द अनेकारी शब्द भेद से संबंध नहीं है? जिसका भेद से संबंध नहीं है। भेद, प्रकार, रहस्य, भिन्नता या मूल्य। तो बताइए, देख के ही पता चल रहा होगा कौन सा नहीं है। बताइए भेद का, बताइए कौन सा नहीं है? देखिए प्रकार भी है, रहस्य भी है और भिन्नता भी है। कौन सा नहीं है? मूल्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, आप देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और पैराग्राफ बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने के बल देते थे। मतलब महात्मा गांधी कहते थे अपना काम स्वयं करो। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य, सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है।
मतलब जो श्रम करता है नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है, यानी कि जो बिना मेहनत के भोजन करता है वो चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, यानी कि जो उपभोक्ता है उसको उत्पादन करता भी होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया ये आगे थोड़ा कठिन, श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिससे किसी को कोई इच्छा नहीं हो सकती। अब इसका क्या करना है, हमें शीर्षक देना है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या दोगे आप बताइए, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या दोगे? तो हम क्या देंगे, श्रम की आवश्यकता, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, नहीं, महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी, उनके विचार ये थे, ठीक है, बाकी क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन उनके विचार यही थे, ठीक है। चलिए, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का बताइए, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? 66 का बताइए। तो समस्त का पर्यायवाची क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, समस्त का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, संपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का समस्त जीवन यानी संपूर्ण जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट कीजिए। अब इससे आशय स्पष्ट करना है, तो बताइए। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा धन को नहीं। तो महात्मा गांधी किसको महत्व देते थे? सभी विचार श्रम पर आधारित थे। किस पर? श्रम पर, है ना, ठीक है। तो आपने देखा पैरा पढ़ लिया तो आपके आंसर कितने आराम से आने लगे, तो इसका आंसर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन, ठीक है, 68 क्वेश्चन है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? गद्यांश के आधार पर बतानी है, वैसे चोर की परिभाषा नहीं बतानी है आपको, गद्यांश के आधार पर बतानी है। चोर की परिभाषा क्या है? किसी का सामान चुराना, बिना श्रम मौज करना, बिना श्रम भोजन करना या पाप का अन्न खाना। देखो आपने आराम से पढ़ लिया, अब आप आंसर दे देंगे। तो बिना श्रम भोजन करना किसके आधार पर है? चोर की परिभाषा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी पापी किसे मानते थे? हिंसक को, श्रमिक को, बेरोजगार को, श्रम ना करने वाले को। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। बताइए गांधी जी किसको मतलब पापी मानते थे? तो श्रम ना करने वाले को, जो श्रम नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, वो उसको पापी मानते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कौन सी पंचवटी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कौन सी पंचवटी बताइए, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिऔध उपाध्याय, या फिर प्रेमचंद, या मैथिली शरण गुप्त? तो बताइए तो किसकी है ये है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। कौन सी? पंचवटी। नीरजा कृति, मैंने आप लोगों को कृति इसकी एक क्लास करा दी है और ले आऊँगी, ठीक है। नीरजा कृति निम्न से किसकी रचना, किसकी है? महादेवी वर्मा, तुलसीदास, चंद्रवरदाई या सुमित्रा नंदन पंत? बताइए। तो नीरजा तो सबको पता होगी किसकी है भाई, बताइए नीरजा किसकी है? आंसर दीजिए आप लोग। तो नीरजा किसकी है भाई? तो महादेवी वर्मा की। नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी, द्रविड़, संस्कृत या अपभ्रंश? तो किससे उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से। किससे उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक? तो कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, निम्न कौन सा शब्द मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है। कोमल, कोमल होता है मृदु का, मुलायम भी होता है, मर्सर भी होता है। कौन सा नहीं होता? कूल नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ बताइए। बताइए दिन, दिन का तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्या होगा? दिन का क्या होगा भाई? दिन का तो आप लोगों को पता ही है, दिवस। दिन का क्या होता है? दिवस। और दीन का क्या होता है बताइए? दीन का क्या होता है? दिन का ये होता है, दीन का क्या होता है बताइए? आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका, बताइए ना।
दिवस के बाद क्या आ जाएगा, गरीब। दिन का क्या होता है, गरीब। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिवस और गरीब। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो ये हो गया आपका 10 मॉडल पेपर हिंदी का। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। तो आपको ये सारे करने हैं और अब आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने। देखिए यही टाइम है आप तैयारी करने का, उसके बाद आपको दोबारा मौका इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, अच्छे से कि इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता है, भर्ती सालों बाद आती है। उसके बाद बच्चे इतने हो जाते हैं, कंपटीशन हाई हो जाता है, क्योंकि सब बच्चे उसी चीज़ की तैयारी करते रहते हैं। तो आप लोग उम्मीद है इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।